स्वागत है बच्चों आप लोगों का आदर्श की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस के अंदर। तो 12वीं एग्रीकल्चर का जो हमारा पिछला चैप्टर था अध्याय 5 वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था और अब हम अध्याय 6 को शुरू करने वाले हैं और इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है ना। अध्याय 6 में आपको खरीफ की फसलों के अंदर जो रोग होते हैं उन रोगों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये जो रोग हैं वो फसलों को प्रभावित करते हैं, किस तरह की जो यहाँ पर लक्षण हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, कौन से ऐसे रोगजनक हैं जो ये रोग फैलाते हैं। उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम यहाँ पर आज करने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा कि खरीफ के अंदर कौन कौन से रोग हैं जो फसलों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना, खरीफ की फसलों के प्रमुख रोग, उनके कारण यानी किस कारण से ये रोग फैल रहे हैं, लक्षण क्या है और उन्हें हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है और हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहला है बाजरे का मृदु रोमिल आशिता। कौन सा है? बाजरे का मृदु रोमिल आशिता या हरित बाली रोग। ठीक है ना, हरित बाली रोग या फिर बाजरे का मृदु रोमिल आशिता रोग यहाँ पर आपको पूछा गया है या फिर आपको यहाँ पर बताया गया है। ज़रा ध्यान दीजिएगा। स्थानीय भाषा में इसे जोगिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसका क्या नाम है बच्चों? जोगिया रोग। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का ऊपर। आप जोगी जानते हो ना आप क्या होते हैं, ध्यान देना, एक बार मैं समझा देता हूँ। तो स्थानीय भाषा में इसे जोगिया रोग के नाम से इसको जानते हैं। सर्वप्रथम भारत में इस रोग को वैज्ञानिक E.J. बटलर के द्वारा, वैज्ञानिक कौन था सर्वप्रथम इसे देखने वाला? E.J. बटलर के द्वारा 1907 के अंदर इसे खोजा गया था। ठीक है ना, 1907 के अंदर वैज्ञानिक था E.J. बटलर और बटलर ने क्या किया था, सबसे पहले इसे 1907 के अंदर खोज की थी, इसको खोजा था। ठीक है ना। इसके बाद में बाजरे की फसल को सर्वाधिक 10 से लेकर के 66% तक ये जो रोग है ना वो उन्हें नुकसान पहुंचाता है। कितने प्रतिशत नुकसान पहुंचाता है बच्चों? ये बाजरे की फसल को 10 से लेकर के 66% तक उसे हानि पहुंचा सकता है। ठीक है ना, यानी कि ये समझ लीजिए अगर इसका प्रकोप ज़्यादा हो गया तो ये आधी बाजरे की फसल को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। ठीक है, नुकसान पहुँचाने वाला है। यह रोग भारत में बाजरा उगाए जाने वाले लगभग सभी स्थानों के ऊपर पाया जाता है। ये जो रोग है ना बच्चों, ये जो जहाँ बाजरा उगता है उन सभी स्थानों के ऊपर ये व्याप्त रहता है। वहाँ पर ये क्या करता है, अपनी क्रियाएं करके फसलों को हानि पहुँचाता है। अब बात करते हैं इस रोग के लक्षण क्या है। पत्तों के ऊपर, पौधों के ऊपर या फिर जो फसल होती है बाजरे की, वहाँ इस रोग के क्या लक्षण आपको जो है देखने को मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा। लक्षणों के आधार पर इस रोग को 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। यानी कि जो लक्षण है ना, उन लक्षणों के आधार पर हम इस रोग को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला है मृदु रोमिल आशित अवस्था। ठीक है ना, मृदु रोमिल आशिता अवस्था। दूसरा है हरित बाली अवस्था। कितनी होगी बच्चों? एक तो मृदु रोमिल आशिता और दूसरी है आपकी हरित बाली अवस्था। ठीक है ना, इन 2 अवस्थाओं के आधार के ऊपर क्या किया गया है, इस रोग को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना, आगे देखिए। पहले हम पढ़ लेते हैं मृदु रोमिल आशित अवस्था के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस अवस्था के, ठीक है, इस अवस्था के लक्षण पत्तियों के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। इस रोग के जो लक्षण हैं बच्चों वो आपको पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। इसका रोगजनक पौधे पर सर्वांगी, ध्यान देना, इसका जो रोगजनक है ना वो पौधे के ऊपर, वह पौधे के ऊपर सर्वांगी संक्रमण करता है। यानी कि सभी जगह के ऊपर वो क्या करता है, संक्रमण फैलाता है। ठीक है, आगे लिखिए। रोगग्रस्त पत्तियां
पीली पड़ जाती हैं तथा पौधे बौने रह जाते हैं। जो रोगग्रस्त पत्तियां होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, वो पीली पड़ जाती है। वो क्या होती है, वो पीली पड़ जाती है। और जो पौधा होता है वो बौना रह जाता है। जो पौधा है वो बौना रह जाता है। रोगग्रस्त पत्तियों पर पीली सफ़ेद लंबी धारियाँ बन जाती हैं। जो रोगग्रस्त पत्तियाँ होती है ना, उनके ऊपर पीले रंग की सफ़ेद रंग की एक लंबी क्या होती हैं, धारियाँ बन जाती हैं। रंग याद रखना, जो रोगग्रस्त पादप होता है उसके ऊपर पीली सफ़ेद लंबी धारियाँ बन जाती हैं, ठीक है। तथा ऐसी पत्तियों की निचली सतह पर धारियों के नीचे सफ़ेद धूसर रंग की फफूंद की मृदु रोमिल वृद्धि वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। ध्यान देना क्या बताया गया है। तथा ऐसी पत्तियों, ये जो पत्तियाँ होती है ना, इन पत्तियों की निचली सतह के ऊपर यानी कि नीचे की तरफ, निचली सतह पर धारियों के नीचे सफ़ेद दूसरे रंग की फफूंद की मृदु रोमिल वृद्धि आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। जो फफूंद होते हैं ना, जानते होंगे आप लोग फफूंद को, ठीक है ना। उस तरह की उभरी हुई जो वृद्धि होती है वो आपको उन पत्तियों की नीचे वाली सतह के ऊपर देखने को मिलती है। बाद में ये धारियाँ भूरी पड़ जाती हैं। कैसी हो जाती है बाद में ये धारियाँ? भूरी पड़ जाती हैं। ग्रसित पत्तियाँ ऐंठी हुई तथा झुर्री लिए दिखाई पड़ती हैं, यानी कि झुर्रियों के समान वो जो है आपको दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। इस तरह की होती है आपकी मृदु रोमिल आशिता। अब है हरित वाली अवस्था। अब इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, देखो, इस अवस्था के लक्षण पुष्पक्रम के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। क्या होते हैं? इस रोग के जो लक्षण हैं वो आपको जो पौधे के पुष्प होते हैं ना, उनके ऊपर देखने को मिलते हैं। रोगी पौधे पर या तो बालियां बनती ही नहीं, और अगर बन भी जाती हैं तो बाली के सभी या निचला कुछ हिस्सा पत्तियों जैसी संरचनाओं में बदल जाता है, ठीक है ना। ध्यान से समझना वापस क्या कहा गया इसमें। इस अवस्था में जो हरित वाली अवस्था होती है ना, इस अवस्था में आपको ये जो रोग के लक्षण होते हैं वो पुष्पक्रम के ऊपर दिखाई देते हैं, यानी कि फूल के ऊपर देखने को मिलते हैं। जो रोगी पौधा होता है उस पर या तो बालियाँ बनती ही नहीं है, सिंपल सी बात, या तो बालियाँ बनेंगी ही नहीं, और अगर बन भी जाती हैं और यदि बनती है तो बाली के सभी या निचला कुछ हिस्सा पत्तियों जैसी यानी कि पत्ती के समान संरचना में बदल जाता है। इसी कारण इसे हरित बाली रोग के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? हरित बाली रोग के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में आपके है रोगजनक, यानी कि ये किसके द्वारा ये जो रोग है वो आपको फैलता हुआ पत्तियों या पौधों में देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिए, यह रोग स्क्लेरोस्पोरा, नाम देखना, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ये दो नाम है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ये अलग अलग नहीं है, आप लोग सोचोगे कि अलग अलग है, ये पूरा नाम एक ही है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ठीक है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक अविकल्पी परजीवी कवक द्वारा होता है। ये क्या है? एक तरह का कवक है, ठीक है। मैंने बताया था ना कवकों के बारे में, कवक फसलों में रोग फैलाते हैं। तो ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला एक प्रकार का कवक है जो पौधे के अंदर कौन सा रोग फैलाता है? याद कीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? बाजरे का मृदु रोमिल आशिता रोग, ठीक है। ये रोग फैलाता है, कवक द्वारा होता है, जो बीज, ध्यान देना, जो बीज व मृदा जनित है, यानी कि ये बीज के अंदर खुद का अंकुरण कर सकता है। बीज और मृदा जनित का तात्पर्य यही होता है कि जो रोग कारक है वो या तो मिट्टी में या फिर जो आपका बीज होता है, उन दोनों जगह पर वो क्या कर सकता है? अपना परिवर्धन कर सकता है, अपनी वृद्धि कर सकता है। ये बीज व मृदा जनित है तथा लैंगिक बीजाणु, ठीक है, लैंगिक बीजाणु निषिक्तांड के रूप में उत्तरजीवित रहता है। जो लैंगिक बीजाणु होता है ना, ठीक है, वो निषेचन युक्त अंडे के रूप में, निषिक्तांड का अर्थ क्या है? निषेचित अंडा, ठीक है, उसके रूप में उत्तरजीवित रहता है, यानी कि अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर है इसका प्रबंधन, यानी कि इस रोग को हम किस प्रकार से प्रबंधित कर सकते हैं, ठीक है ना। नियंत्रण नहीं बोलते, क्योंकि मैंने पिछली पार्ट में आपको बताया था, पिछले वीडियो में चर्चा की थी
कि रोगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उनको प्रबंधित किया जाता है। तो हम प्रबंधन किस तरह करते हैं, देखिए सस्य प्रबंधन यानी कि सामान्य प्रबंधन, यानी कि इसके ऊपर हम किस तरह से सामान्य क्रियाओं द्वारा इनको प्रबंधित कर सकते हैं। स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करना चाहिए, एकदम स्वस्थ और प्रमाणित बीज, जिनको क्या है, जो आपकी लैब वगैरह होती है, जो कृषि केंद्र होते हैं, वहाँ से इनको प्रमाणित किया हो, इसी तरह के बीजों को आपको काम में लेना चाहिए। गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। जो गर्मियों का समय होता है उस समय खेत की हमें गहरी जुताई करनी चाहिए। खेत में पेड़ सभी पौधे के अवशेषों को जला करके नष्ट करना चाहिए या ज़मीन के अंदर गहरा गड्ढा खोद करके उसे गाड़ देना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए बच्चों, जो पौधे के अवशेष वगैरह होते हैं ना, उन्हें हमें जला करके नष्ट कर देना चाहिए या फिर एक गहरा गड्ढा बना करके उसको वहाँ पर हम लोगों को दबा करके उसे नष्ट कर देना चाहिए। तो इस तरह हम लोग सस्य प्रबंधन कर सकते हैं। फिर रासायनिक प्रबंधन है, केमिकल का उपयोग करना है। इसमें क्या होगा, बीजों को मेटालेकी जल, ठीक है, मेटालेकी जल, ठीक है, एप्रोन HD35 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज या फिर 2.5 ग्राम मैनकोजेब से बीजोपचार द्वारा, यानी कि उसको बीजोपचारित करके हमें उसकी बुआई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, बीजोपचार करना चाहिए। किसके द्वारा, बीजों को मेटालेक्जिल, ठीक है, मेटालेक्जिल और एप्रोन HD35 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज या 2.5 ग्राम मैनकोजेब के द्वारा उसका बीजोपचार हमको कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब बीजोपचार से क्या होता है, अगर बीज के अंदर कोई रोगाणु उपस्थित होता है तो वो नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, वो नष्ट हो जाता है। आगे देखिए नंबर 2 के ऊपर, पहला हो गया, अब नंबर 2 है, बुआई के 21 दिन बाद आपको मैनकोजेब को 2.5 ग्राम प्रति लीटर या मेटालेक्जिल, ठीक है ना, या मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब दोनों को आपस में मिला लेना है। यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है, दोनों को आपको मिलाना है, ठीक है। मिलाकर के आपको 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोल करके इसका छिड़काव करना है, ठीक है ना। इसको पानी में घोल के एक लिक्विड तैयार करना है और फिर इसका छिड़काव कर देना है। फिर है जैविक प्रबंधन, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस एवं ट्राइकोडर्मा क्लवर द्वारा बीजोपचार एवं पर्णीय छिड़काव आपको करना चाहिए। फिर है बाजरे की रोगरोधी किस्में जैसे कि पूसा मोती, पूसा 23, WCC 75, ICMH 451, ICMH 88088, ठीक है, राज 171 इत्यादि को उपयोग में लाना चाहिए। ये किस्में जो है ना, यहाँ से कोई 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोई एक रोगरोधी किस्म का या 2 रोगरोधी किस्मों का नाम लिखो, तो एक बार इन्हें ध्यान से ज़रूर देख लेना क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 आता है आपका बाजरे का अर्गट या चेपा रोग, ठीक है, अर्गट या चेपा रोग। अब चेपा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रोग में क्या होता है, बाजरे के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो मुक्त होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको चेपा रोग कहते हैं। ध्यान देना, अर्गट का सामान्य अर्थ होता है, ध्यान देना इसके ऊपर कि अर्गट का सामान्य अर्थ होता है स्क्लेरोसियम, ठीक है, स्क्लेरोसियम होता है। यह स्क्लेरोसियम कवक के उत्तकों से निर्मित एक गहरे भूरे या काले रंग की कठोर संरचना होती है। स्क्लेरोसियम क्या होता है, जो कवक के उत्तक होते हैं ना, वो आपस में मिलकर के एक कवचनुमा कठोर संरचना का निर्माण करते हैं जो स्क्लेरोसियम कहलाती है, ठीक है, स्क्लेरोसियम कहलाती है, ये कठोर संरचना होती है। क्लेविसेप्स नामक कवक के स्क्लेरोसियम से, कवक का नाम देखना, क्लेविसेप्स नामक कवक के स्क्लेरोसियम से जो एल्केलॉइड्स प्राप्त होता है उसे अर्गे, ठीक है, ध्यान देना इसको, अर्गोटिन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों, अर्गोटिन के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअल में क्या होता है पूछ सकता, अर्गोटिन क्या होता है, दोबारा देख लेना। क्लेविसेप्स नामक कवक के स्क्लेरोसियम से जो एल्केलॉइड प्राप्त होता है उसको अर्गोटिन के नाम से जाना जाता है या इसको अर्गोटॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है ना। अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन क्या होते हैं, क्लेविसेप्स नामक कवक के स्क्लेरोसियम के द्वारा प्राप्त होने वाले एल्केलॉइड को
अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन कहा जाता है, ठीक है, जिसको खाने से पशुओं एवं मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिसमें मनुष्य के तो पेट में दर्द, सिर चकराना, उल्टी एवं अतिसार जैसे लक्षण प्रकट होते हैं, और कवक के स्क्लेरोसियम खाने से मनुष्य व जानवरों में जो रोग होता है उसको अर्गोटिज्म के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, उस रोग को अर्गोटिज्म कहा जाता है। अब ये पूछ लेना अर्गोटिज्म क्या है, किसके द्वारा होता है, तो आपको ध्यान रखना है और जो चीज़ें हैं ना वो ढंग से यहाँ पर आपको ध्यान में रख करके इनको पढ़ना होगा, ठीक है। अब स्क्लेरोसियम मैंने बता दिया, एक कठोर कवक नुमा संरचना होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए इसके बाद में फिर लक्षण क्या है, इस रोग के जो लक्षण है वो आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर देखिएगा। इस रोग के लक्षण पुष्पावस्था के समय दिखाई देते हैं। ये जो रोग होता है ना, जब पौधे के ऊपर पुष्प लगते हैं तो उस समय इस रोग के जो लक्षण हैं वो प्रकट होते हैं। रोग को लक्षणों के आधार पर दो भागों के अंदर बांटा जा सकता है, ठीक है। अब रोग को लक्षण के आधार पर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका मधु बिंदु अवस्था, ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है। रोग की इस अवस्था में सर्वप्रथम छोटी छोटी गुलाबी शहद के रंग की द्रव्य पदार्थ की बूंदें, ठीक है ना, जिन्हें हनी ड्यू कहते हैं, हनी ड्यू बालियों पर दिखाई पड़ती हैं। अब मधु बिंदु का नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि शहद के समान बिंदु नुमा जो बूंदें होती हैं वो आपको पौधे पर देखने को मिलती है, जो बाद में भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ के रूप में बाली के ऊपर फैल जाती है। इसी कारण इस रोग को बाजरे का चेपा रोग कहते हैं। जब इस रोग के लक्षण प्रकट हो रहे होते हैं ना बच्चों, तो उस समय मैंने बताया था ना, एक ये क्या होता है, शहद के समान कुछ बूंदें जो होती हैं ना वो आपको इन पौधों के ऊपर देखने को मिलती हैं, जो बाद में भूरे रंग की होकर के एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में फैल जाती है। और ये चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, इस पूरे पादप के ऊपर संक्रमण फैलाने का काम करता है। इसी कारण इस रोग को चेपा रोग भी कहा जाता है, ठीक है। स्क्लेरोसियम अवस्था, दूसरे स्क्लेरोसियम अवस्था, मधुबिंदु अवस्था के 10 दिन बाद रोगग्रस्त बालियों के दानों की जगह गहरे भूरे या काले रंग के स्क्लेरोसियम बन जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, दानों की जगह पर गहरे भूरे या काले रंग के स्क्लेरोसियम वहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है ना, काले भूरे रंग के स्क्लेरोसियम बन जाते हैं, ठीक है। अब है आपका रोगजनक, ठीक है। रोगजनक क्या होता है, ध्यान देना, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, ठीक है, नाम याद रखना, क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, ठीक है, नामक कवक के द्वारा ये रोग फैलता है। क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस नामक कवक के द्वारा ये जो रोग है वो फैलता है। यह कवक मुख्यतः मृदा जनित होता है, यानी कि मृदा के संपर्क में आके अपनी तीव्रता से वृद्धि जो है वो करता है। लेकिन कवक के स्क्लेरोसियम बीजों के साथ मिश्रित होकर के भी खेत के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके जो कठोर, मैंने बताया था स्क्लेरोसियम क्या होता है, एक ऊतकों द्वारा निर्मित एक कठोर संरचना होती है, ठीक है ना, जो खेत के अंदर बीजों के साथ मिलकर के पहुंच जाती है। अतः यह कवक स्क्लेरोसियम के द्वारा उत्तरजीवित रहता है। मृदा में पड़े स्क्लेरोसिया बाजरे में पुष्पन के समय अंकुरित होकर के एस्को बीजाणु का निर्माण करते हैं। यह एस्को बीजाणु वायु प्रवाह द्वारा नवजात पुष्पों के ऊपर पहुंच करके वहां अपना संक्रमण फैलाते हैं, ठीक है। स्क्लेरोसियम अंकुरित हो जाते हैं खेत के अंदर और जब वो अंकुरित होते हैं तो एस्को बीजाणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों, एस्को बीजाणु का निर्माण करते हैं। और एस्को बीजाणु संक्रामक होते हैं, जो वायु के प्रवाह द्वारा, जो वायु के संपर्क में आकर के नए पुष्पों पर जा पहुंच करके वहाँ क्या फैला देते हैं, संक्रमण फैला देते हैं, वहाँ संक्रमण फैला देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, जो आपका पौधा होता है वो रोगग्रस्त हो जाता है, वो रोग से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। अब आपका दिया गया है प्रबंधन। प्रबंधन में क्या होता है, ध्यान देना, सस्य प्रबंधन सबसे पहले दिया गया है
खेत की ग्रीष्म के समय यानी कि गर्मियों के समय गहरी जुताई कर देनी चाहिए। स्वस्थ व स्क्लेरोसिया युक्त बीज ही बुआई के समय काम में लेने चाहिए। मुक्त यानी कि जिनके अंदर स्क्लेरोसिया न पाई जाए। एक तो स्वस्थ बीज हों और दूसरा स्क्लेरोसिया मुक्त बीज हों। इन दोनों प्रकार के बीजों को ही काम में लेना चाहिए, अन्यथा ये रोग फैलाएंगे। अगेती बुआई करके रोगों का प्रकोप कम किया जा सकता है। अगेती का अर्थ क्या है? अर्ली, यानी कि पहले, कुछ समय पहले अगर हम लोग बुआई कर देते हैं ना, तो हम लोग इसके रोग के प्रकोप से बच सकते हैं। खेत में रोग दिखाई देते ही रोगग्रस्त बालियों को नष्ट कर देना चाहिए। जैसे ये लगे ना कि रोग फैल रहा है, तो उस समय उन बालियों को नष्ट कर देना चाहिए हमको। बुआई से पूर्व बीजों को 20% नमक के घोल में डुबोना चाहिए तथा घोल पर तैरते हुए स्क्लेरोसिया को निकाल देना चाहिए। ठीक है। वह नीचे बैठे बीजों को साफ पानी से धो करके हम लोगों को इसे छाया में सुखा करके फिर ही बुआई के समय काम में लेना चाहिए। फिर है फसल कटाई के बाद खेत में पड़े रोगग्रस्त पौधे अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें जला करके नष्ट कर देना चाहिए। तो इस तरह हम लोग इसको नष्ट कर सकते हैं। फिर रासायनिक प्रबंधन, खड़ी फसलों के अंदर रोग को नियंत्रित करने हेतु हमें कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए, जैसे कि आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, 0.25% या जाइनेब, या फिर आपको कार्बोनडाजिम, ठीक है, कार्बोनडाजिम 0.1% या प्रोजिकोनाजोल, ठीक है, प्रोजिकोनाजोल 0.1%। प्रथम छिड़काव के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? फूल आने के तुरंत बाद पहले तथा अन्य 2 छिड़काव 7 से 10 दिनों के अंतराल के ऊपर कर देना चाहिए। यहाँ पर ये अलग अलग आपको केमिकल बताए हैं, ध्यान देना कौन कौन से हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, फिर है आपका जाइनेब, फिर है आपको कार्बेंडाजिम, ठीक है, या प्रोजिकोनाजोल। ये आपको जो केमिकल है वो काम में लेकर के इनका घोल तैयार करके आपको वहाँ छिड़काव करने चाहिए, ताकि जो कीट है वो नियंत्रित हो सके। फिर है आपका जैविक नियंत्रण, इसके हेतु आपको फ्यूजेरियम समबूसिनम, ठीक है ना, फ्यूजेरियम समबूसिनम नामक कवक का उपयोग करना चाहिए। जैविक नियंत्रण हेतु फ्यूजेरियम कौन सा है आपका? फ्यूजेरियम समबूसिनम नामक कवक का उपयोग करना चाहिए। और फिर है आपकी ये पूसा 23 WCC 75 ICMH 8808 आदि रोग रोधी किस्मों का हमको काम में लेना चाहिए। अब इस तरह से आपके ये बाजरे के जो दोनों रोग हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे आपके कपास का रोग दिया गया है। इस कपास वाले रोग को हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ इसके बारे में जानेंगे। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर कोई समस्या आपकी आती है ना, तो डाउट सेक्शन के माध्यम से हम लोगों से पूछ लीजिएगा। हम जल्द से जल्द उसका निवारण करके आपको अपना जो हल है वो पहुँचाएँगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, चीज़ों को समझिए। कोई समस्या रहती है तो डाउट सेक्शन के माध्यम से हम लोगों से पूछ लीजिए।